हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला। बट वर्णमाला से पहले हम कुछ हिंदी की बेसिक चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले ये कि हिंदी शब्द जो है ये एक फारसी शब्द है, ठीक है। और हिंदी हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान तभी किसी व्यक्ति से कर सकते हैं जब हमें किसी भी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। अब हम देखते हैं कि भाषा की डिफिनीशन क्या होती है। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। और किसी भी भाषा को दो प्रकार से ही अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। कर सकते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। तो अब जानेंगे कि मौखिक भाषा होता क्या है। तो जो मौखिक भाषा है, जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान बोल के किसी व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान बोल के करते हैं उसको कहते हैं मौखिक भाषा। और जब हम लिखित भाषा उसको कहते हैं जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिख के करते हैं, उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। सबसे पहले मौखिक भाषा आया हुआ था। तो मौखिक भाषा आया था तो फिर एक इसके कंक्लूज़न हुआ कि अगर मौखिक भाषा तो हम लोगों को बोल सकते हैं जब हमारे आसपास जब लोग होंगे तभी, लेकिन हमसे जो दूर हैं उनको हम कैसे बोल के अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बाद में मौखिक भाषा जो है कन्वर्ट हुआ लिखित भाषा में। और जब ये लिखित भाषा जो है जब हम लिखने के लिए जो भी अपने विचार को लिखने के लिए जब हम किए तो देखे कि हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ रही है, जिसको हम लिपि कहते हैं। अभी हम जानेंगे कि लिपि क्या होता है। उससे पहले कि जब जैसे भी हम बोल रहे हैं, क बोल रहे हैं, ख बोल रहे हैं, और इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे क ख। साउंड सबका सेम है लेकिन इसकी लिखावट जो है वो जो है डिफरेंट है, इनकी चिन्ह जो है ना वो डिफरेंट है। अब थोड़ी सी हम जानेंगे कि भाषा जो शब्द है वो संस्कृत की भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। और अब हम जानेंगे कि लिपि क्या होती है। लिपि जो है वो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट। और जो इसकी डिफिनीशन है कि मौखिक ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु उसमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है इसी व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। और अब देखेंगे कि हिंदी की लिपि क्या होती है। हिंदी की लिपि जो है देवनागरी होती है और अंग्रेजी की लिपि जो है वो रोमन होती है। देवनागरी लिपि जैसे क ख और रोमन लिपि जैसे क ख सेम साउंड है। हमने ऊपर अभी इसको देखा है, पढ़ा है, तो सेम साउंड है लेकिन इसकी लिखावट क्या है, अलग अलग है। तो अब हम देखेंगे थोड़ी कि इसके बारे में कि हिंदी भाषा की लिपि तो हमने देखा कि देवनागरिक है और देवनागरिक लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से आई है। तो ये उसकी कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम देखेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला को पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड को हम इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। और वह इसकी डिफिनीशन देखते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसकी टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड किसको कहते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके कोई टुकड़े नहीं किए, जैसे जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, जैसे कि अ है, आ है, ई है, या ये आ नहीं हो सकता है। जैसे कि क हम ले लेते हैं, ख लेते हैं, ग लेते हैं, क। अब इसकी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इस सब की अ से ज्ञ तक जो भी वर्ड आते हैं उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं वर्ड। अब देखेंगे कि वर्णमाला की बात। अब हम देखते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला को हम कहते हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स। अब इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। वर्डों की वह समूह
वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के या फिर एक दूसरी डिफिनेशन, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में वर्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, और जिसमें वर्णमाला की, अब सबसे पहले इनके वर्णमाला की 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर जो होते हैं वो स्वर जो होता है 13 होता है, और व्यंजन होता है वो 29 होता है। अब देखेंगे कि इसमें जो स्वर में अ से आह तक, जो अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, छोटा ऊ, री, ये सारे जो हैं ये सब स्वर हैं। और व्यंजन क से और व्यंजन में क से ज्ञ तक जो भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं व्यंजन कहते हैं। इस यहाँ मैं बताना भूल गई हूँ कि स्वर में 2 अंग और अह जो होते हैं वो अयोग वाह स्वर होते हैं। ठीक है। और अब जानेंगे कि मानक स्वर कितने होते हैं। तो मानक स्वर जो है 11 होते हैं, और जो वर्णमाला अगर पूछ दिया कि स्वर में वर्णमाला कितने होते हैं वो 13 होते हैं। अब जानेंगे कि अंग जो है वो अनुस्वर होता है। अनुस्वर का मतलब होता है अनुस्वर का मतलब जिसका उच्चारण जो है नाक से होता है उसको अनुस्वर कहते हैं, और अंग जो है वो विसर्ग है। और अब जानेंगे कि अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक, थोड़ा हम इसको जूम कर लेंगे बिकॉज़ दिख नहीं रहा है। तो ये है अनुनासिक, जैसे कि अंग आ गया, ड़ आ गया, इया आ गया, ड़ है, न है, म है, ये सब जो है अनुनासिक है। और अब हम जानेंगे कि क्वेश्चन में पूछ देता है कि पंचमाक्षर क्या होता है। तो पंचमाक्षर जो है जिसका नाक और मुंह दोनों से उच्चारण होता है उसको हम पंचमाक्षर कहते हैं। अब हम व्यंजन में कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे कि व्यंजन में क से म तक जो है वो स्पर्शी व्यंजन है, जिसमें र और ये दोनों जो है इसको हम बोलते हैं, इस दोनों को क्या, एक मिनट, इस दोनों को बोलते हैं कि द्विगुण, इस दोनों को हम बोलते हैं द्विगुण। और ये जो है य, र, ल, व, ये अंत स्थल व्यंजन है। और उष्ण व्यंजन। अब देखेंगे उष्ण व्यंजन। उष्ण का मतलब होता है गर्म, जिसके बोलने से गर्मी हो उसको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। जैसे श, 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 ह। और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को का डेफिनेशन हो जाएगा कि संयुक्त जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलके बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। अब हम देखेंगे कि स्वर क्या होता है। स्वर क्या होता है, तो स्वर को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वह वर्ड जिसके उच्चारण में अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। मतलब ये इसमें बोल रहा है कि जो भी स्वर वो होता है जिसमें किसी ना व्यंजन की ना किसी दूसरे स्वर की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम स्वतंत्र होता है। जैसे कि आ हो गया, इसमें कोई व्यंजन नहीं है और किसी आ है। इसके दूसरी भी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं कि वह ध्वनि जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है वह व्यंजनों की सहायता से नहीं बोली जाती, उसे कहते हैं स्वर। अब हमने ऊपर हमने पढ़ा था कि अयोग वाह क्या होता है।
अयोगवाह, ये नाम से ही इसके अर्थ बता दें। देखिए, अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब जोड़ना। जिसको हम नहीं जोड़ते, स्वर स्वर में है ये, तो जिसको हम नहीं जोड़ते उसको हम बोलते हैं अयोगवाह स्वर। जैसे अंग अह, इसको हम स्वर में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंग अंग न, अंग है जैसे कि अंग, इसमें क्या है अंग, ये तो स्वर है लेकिन इसमें ये व्यंजन भी आ जा रहा है। तो इसलिए तो और स्वर की डिफिनीशन ही क्या है कि जिसमें ये स्वतंत्र, इसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, इसमें कोई व्यंजन की ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम स्वर में नहीं रखते हैं। और फिर हमने जब इसको स्वर में नहीं रखा तो फिर हमने सोचा कि इसको व्यंजन में रखते हैं। तो व्यंजन में क्यों नहीं रख सकते हैं? व्यंजन का डिफिनीशन होता है कि जिसमें जिसका उच्चारण जो है, व्यंजन का उच्चारण जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है। उसमें उसकी डिफिनीशन है कि पहले उसमें स्वर तो आ सकता है, लेकिन सॉरी पहले उसमें स्वर नहीं आ सकता, बाद में व्यंजन आ सकता है। बट इसमें तो पहले स्वर आ रहा है, बाद में व्यंजन, तो इसको हम व्यंजन में भी नहीं रख सकते। तो इसकी डिफिनीशन किसने दी थी? अयोगवाह की डिफिनीशन जो है किशोरी लाल वाजपेयी नामक व्यक्ति ने अयोगवाह की परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा कि इसको ना तो हम स्वर में रख सकते हैं और ना ही हम व्यंजन में रख सकते हैं। और ये बताया कि ना रख सकते हैं क्योंकि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है और व्यंजन में पहले स्वर नहीं आते हैं। तो आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।